हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण कक्षा 10 का जो अध्याय संख्या 2 है उसके बारे में। उस पर कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। करते हैं अम्ल, क्षारक और लवण कक्षा 10 का जो चैप्टर है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स में सबसे पहले है अम्ल। अम्ल किसे कहेंगे? तो अम्ल क्या है? ऐसे पदार्थ, अम्ल की अगर हम बात करें तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, स्वाद में खट्टे होंगे और ये क्या करते हैं? जो लिटमस पेपर होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी कि नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। नीले को कन्वर्ट किस में करेंगे? लाल लिटमस पेपर में। अभी हम बात करेंगे कि लिटमस पेपर है क्या। तो अम्ल की अगर हम बात करें तो अम्ल कैसे होते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा समझें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे और ये क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को कन्वर्ट किस में कर देते हैं? लाल में कर देते हैं। इनके उदाहरण समझ लेते हैं। तो जो अम्ल के उदाहरण है, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, H2SO4 और HNO3, ये अम्ल के कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ अम्ल जो हमें प्रकृति ने दे रखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि कौन कौन से, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये जानना जरूरी है। तो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले अम्ल हैं उनमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हमारा संतरा और नींबू, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही सेब में भी अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। सिरका जो बनाया जाता है फ्रूट्स से या गन्ने से बनाया जाता है, और इसमें कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। इसी तरह से जो हम टमाटर खाते हैं, टमाटर में भी एक प्रकार का अम्ल होता है और उस अम्ल का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। इसी प्रकार से जो जठर रस होता है, जो आमाशय से स्रावित होता है, जब हम भोजन का पाचन करते हैं तो भोजन ग्रास नली के माध्यम से सबसे पहले हमारे आमाशय में पहुंचता है। तो आमाशय क्या करता है? एक प्रकार का जूस को स्रावित करता है और वो जूस क्या कहलाता है? जठर रस कहलाता है। और ये जो जठर रस है, जठर रस में भी अम्ल होता है और वो कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसी तरह से इमली में भी एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसको टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं। दही में भी अम्ल होता है। दूध से जब दही बनता है तो दही में एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है, जो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। इसी तरह से जो चींटी है, चींटी हमें जब काटती है तो चींटी एक प्रकार का पदार्थ हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, स्रावित कर देती है। वो लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें मैथेनोइक अम्ल होता है। और इसी तरह से नेटिल में भी जो अम्ल होता है वो भी मैथेनोइक अम्ल होता है। और मैथेनोइक अम्ल ही क्या कहलाता है? फार्मिक अम्ल कहलाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको उसका उत्तर मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल, दोनों एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फार्मिक अम्ल और मैथेनोइक अम्ल, तो ये कुछ ऐसे थे जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल हैं जो हमें प्रकृति देती है। उसके बाद हम बात करते हैं अम्लों के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? तो अम्लों के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये भौतिक गुण वही होंगे, एक तो स्वाद में खट्टे होंगे। जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिकली स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा, नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये लाल में। जब किसी अम्ल में नीले लिटमस पेपर को डुबोया जाता है तो कैसे रंग में कन्वर्ट हो जाता है? लाल बन जाता है। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि जो पदार्थ है वो क्या है? अम्ल है। इसके अलावा जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर इसके भौतिक गुण की बात करें तो ये क्या करता है? जब अम्ल को किसी जलीय विलयन में डाला जाता है, जल में मिलाया जाता है, तो वो आयन में टूट जाता है और आयन्स में टूट करके कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे। और जलीय विलयन में विद्युत धारा भी प्रवाहित करते हैं। जब अम्ल को डाला जाता है किसी जलीय विलयन में तो वहां पर आपकी विद्युत धारा को भी प्रवाहित किया जा सकता है या विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ ऐसे भौतिक गुण हैं। अब हम बात करते हैं क्षारक। क्षारक में कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं?
सबसे पहले उनकी हम परिभाषा देख लेते हैं क्षारक की। क्षारक कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट गुण है, ठीक है। जो आपके, पहले तो हम क्षारक की बात कर लेते हैं। क्षारक की परिभाषा क्या है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, और ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को कन्वर्ट किस में कर देते हैं? लाल को नीले में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? नीले लिटमस पेपर में, ठीक है। कौन? क्षारक। जबकि अम्ल किस में कन्वर्ट करते हैं? नीले को लाल में, और ये लाल को नीले में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होंगे? इनका स्वाद जो थोड़ा होता है कड़वा टाइप का होता है, और इनको क्या कहा जाता है? आपके क्षारक कहते हैं। अब इनके उदाहरण हमने यहाँ पर कुछ लिख रखे हैं, जैसे NaOH है, ये एक उदाहरण है। KOH है, ये भी एक उदाहरण है। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस है, ये भी क्या है? एक प्रकार का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये भी क्या है? एक प्रकार का क्षारक है। तो ये क्षारक के कुछ उदाहरण थे। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षारक के कुछ उदाहरण। अब क्षारकों के भौतिक गुणों की बात करते हैं। तो क्षारकों के भौतिक गुणों में कौन कौन से गुण होते हैं? सबसे पहले तो क्षारक कड़वे होते हैं, और ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो दो तो यही हो गए। तीसरा, ये कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। आप देखेंगे कि अम्ल कौन सा आयन देते थे? हाइड्रोजन आयन देते थे। लेकिन जो क्षार होते हैं वो क्षार कौन सा आयन देंगे? आपके क्षार देंगे आपका OH आयन। कौन सा आयन देंगे? OH आयन देंगे जलीय विलयन में। तो ये अंतर है। स्वाद, ये अंतर है। स्वाद इनका कैसा होगा? कड़वा होगा। इसके अलावा ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। जब किसी क्षारक में हम लाल लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? नीले में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके ये भौतिक गुण हो गए। अब बात आती है अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक क्या है? क्या सूचक का मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। सूचक कौन होते हैं? इंडिकेटर। अब लैब है तो प्रयोगशाला में हम कोई किसी अम्ल या क्षार को चेक करने के लिए हमें उसको चखना तो पड़ेगा नहीं कि भाई वो खट्टा है, वो कड़वा है, तो वो कड़वा है तो वो क्षार हो गया, या खट्टा है तो वो क्या हो गया? अम्ल हो गया। हमें क्या करना पड़ता है? प्रयोगशाला में जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सूचक होते हैं, और वो सूचक हमें ये बताते हैं कि भाई ये जो पदार्थ बन रहा है या जो पदार्थ है वो एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है। तो सूचक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं, सूचक का मतलब हो जाता है सूचना देना, है ना। ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षारक के साथ मिलकर अपना रंग परिवर्तन कर लेते हैं या गंध परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में मिलकर, विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं, या क्या करते हैं? अपने गंध को परिवर्तित कर देते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। और इसी आधार पर सूचक के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार हैं। एक वे सूचक है जो रंग परिवर्तन करने वाले सूचक हैं, और दूसरा वे सूचक है जो गंध परिवर्तन करने वाले सूचक हैं। दो प्रकार के सूचक होते हैं, एक रंग परिवर्तन करने वाले सूचक और दूसरा गंध परिवर्तन करने वाले सूचक, ठीक है। और इन सूचकों की आवश्यकता क्यों है? इन इंडिकेटर्स की आवश्यकता क्यों है? जिससे कि हम किसी विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगा सके। इसलिए हमें अम्ल क्षार सूचक इंडिकेटर्स की आवश्यकता होती है। अब इसमें जो रंग परिवर्तन करने वाले सूचक हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे सूचक होते हैं जो कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, जिनको प्रकृति ने ही हमको दे रखा है, प्रकृति से जो मिलते हैं वो तो प्राकृतिक सूचक हो गए। रंग परिवर्तन करने वाले सूचक भी दो प्रकार के हैं। एक है आपके प्राकृतिक सूचक जिसमें आपका लिटमस पेपर और हल्दी है, और दूसरे हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक जिनका निर्माण किया गया है इसी काम के लिए, ये अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। तो जो संश्लेषित सूचक है उनमें कौन है? फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये संश्लेषित सूचक है, ठीक है। तो इस तरह से दो प्रकार के हो गए रंग परिवर्तन करने वाले सूचक। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई जो लिटमस है वो लिटमस कैसा सूचक है? एक प्रकार का लिटमस है आपका प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है?
प्राकृतिक। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्या करता है, जब अम्ल के सानिध्य में जाता है तो क्या कर लेता है, नीला लिटमस पेपर लाल में बदल जाता है, ठीक है। और जब ये क्षारक के सानिध्य में जाता है तो लाल लिटमस पेपर नीले में बदल जाता है। तो इस तरह से ये अम्ल और क्षार की सूचना दे देता है, ठीक है। अब दूसरा है हल्दी। हल्दी क्या करती है, ये हमारे घरों में पाई जाती है, जिनका यूज हम भोजन में करते हैं। तो ये जो हल्दी है, जो टर्मरिक है, ये भी प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से रंग को परिवर्तित करती है, ठीक है ना। हल्दी क्षारकों के साथ पीला भूरा रंग पैदा करती है। क्षारकों के साथ हल्दी क्या क्या करती है, जब किसी क्षारक के सानिध्य में आ जाती है तो कौन सा रंग देती है, पीला या ब्राउन रंग देती है, भूरा। आपने देखा होगा कि जब हमारे कपड़ों पर कोई खाने का दाग पड़ जाता है तो जब हम उसको धुलते हैं साबुन से, और साबुन क्या है हमारा, NaOH है, साबुन हमारा क्षारक है। तो साबुन के जब सानिध्य में आएगी हल्दी, तो वो हल्दी वहां पर जो पीला कलर था पहले, वो किस में बदल जाएगा, भूरे कलर में बदल जाएगा, ठीक है। उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। इसका मतलब कि जो हल्दी है वो क्या करती है, क्षारकों के साथ रंग परिवर्तन करती है। हल्दी क्षारकों के साथ रंग परिवर्तन करती है, अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करती। और हल्दी जो क्षारकों के साथ किस प्रकार का है, हल्दी क्षारकों के साथ भूरा कलर दे देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। अब बात आती है हमारा जो फिनोप्थलीन है। ये फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये कैसे सूचक है, संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक का मतलब जिसका निर्माण इसीलिए किया गया है कि इनका यूज किस लिए किया जा सके, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किया जा सके। वो दो हैं, एक है आपका फिनोप्थलीन और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। अब ये फिनोप्थलीन कैसा होता है, किस तरह के कलर देता है। फिनोप्थलीन शुरू में रंगहीन होता है, कैसा होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जब क्षारकों के साथ ये मिलता है, जब क्षारकों के साथ इसको मिलाया जाता है तो ये कैसा रंग दे देता है, गुलाबी रंग दे देता है। फिनोप्थलीन भी किसके साथ कलर देता है, क्षारक के साथ कलर देता है। और क्षारक के साथ किस प्रकार का कलर देता है फिनोप्थलीन, गुलाबी बन जाता है ना, जो गुलाबी कलर देता है। लेकिन ये अम्ल के साथ कोई भी कलर नहीं देता, तो क्षारक के साथ ये कलर देता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। अब ये मिथाइल ऑरेंज भी क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित सूचक है। और ये क्या करता है, अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षारक के साथ पीला हो जाता है। यानी कि ये जो मिथाइल ऑरेंज है, ये अम्ल के साथ तो कैसा होगा, अम्ल के साथ कैसा रंग दे देगा, लाल। यानी कि मिथाइल ऑरेंज को जब अम्ल के सानिध्य में लाया जाएगा तो ये लाल कलर देगा, और जब ये क्षारक के साथ लाया जाएगा तो कैसा कलर देगा, तब ये कलर देगा आपका पीला। तो ये दो प्रकार के सूचक में हमने पहले प्रकार के सूचक की बात की, जिसमें कौन से सूचक थे, रंग परिवर्तन करने वाले सूचक। रंग परिवर्तन करने वाले सूचक दो प्रकार के हैं, एक है प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में कौन होते हैं, लिटमस पेपर और हल्दी। और दूसरा है आपका जो हम लैब में बना सकते हैं, जिनमें आपका फिनोप्थलीन हो गया और मिथाइल ऑरेंज हो गया। तो ये संश्लेषित सूचक की कैटेगरी में आते हैं। और ये क्या करते हैं, रंग परिवर्तित कर करके, रंग परिवर्तित करने के बाद या रंग परिवर्तन के साथ ही हम इनसे ये पता लगा सकते हैं कि ये जो अम्ल है या क्षार है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई गंध परिवर्तन करने वाले सूचक कौन है। तो गंध परिवर्तन करने वाले सूचक कौन होंगे, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध क्या होती है, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में उनकी गंध बदल जाएगी। उन पदार्थों में हमारे जैसे हम घर में पाया जाने वाला प्याज है। अब प्याज के जो टुकड़े हैं, जब हम प्याज को काटते हैं तो इस प्याज में एक अलग सी स्मेल आती है, और ये स्मेल क्या करती है, अम्ल क्षारक की उपस्थिति को पता लगा सकती है, किस प्रकार से, गंध में परिवर्तन करके। और दूसरा आपका लौंग का तेल। ये लौंग का तेल, इसमें भी एक प्रकार की स्पेशल स्मेल होती है, अलग टाइप की स्मेल होगी। और जब ये अम्लीय क्षारक के सानिध्य में आएगा
तो इसकी स्मेल भी बदल जाएगी। तो गंधहीन छारक परिवर्तन करने वाले सूचक कौन से होंगे? जो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में आकर के बदल जाती है, अपनी गंध को बदल लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके गंधीय सूचक कहलाते हैं। जिसमें हमने आपको दो उदाहरण दिखाए, एक प्याज और एक लौंग, ठीक है, लौंग का तेल। तो ये क्या करते हैं? गंध बदल देते हैं। जब प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों या लौंग का तेल क्षारकों के साथ मिलकर के एक अलग प्रकार की गंध दे देते हैं, और इसी के आधार पर अम्ल और क्षारकों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। यानी कि ये जो प्याज है और लौंग का तेल है, ये क्या करते हैं? ये अम्ल और क्षारकों के साथ एक अलग प्रकार की स्मेल देते हैं। अम्ल के साथ तो नहीं देंगे, लेकिन क्षारक के संपर्क में जब ये दोनों वस्तुएं आती हैं, तो इनकी गंध जो होती है अपनी नेचुरल गंध से बदल जाती है, और इससे ये प्रदर्शित होता है कि ये जो पदार्थ है वो क्या है? क्षारक है। ठीक है, तो इस तरह से हम गंध परिवर्तन करने वाले सूचक के बारे में जान गए। सूचक का मतलब हमने आपको बता दिया, ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं उनको कहते हैं सूचक। उनको क्या कहा जाता है? सूचक। और इंडिकेटर्स कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक रंग परिवर्तन करने वाले इंडिकेटर और दूसरा गंध परिवर्तन करने वाले इंडिकेटर। तो जो रंग परिवर्तन करने वाले इंडिकेटर थे वो भी हमने दो प्रकार के देखे, एक प्राकृतिक सूचक जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, और दूसरे होते हैं जो जिनको संश्लेषित किया जाता है, जिनका निर्माण किया जाता है, जिसमें मेथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थलीन है। इसी प्रकार से गंध परिवर्तन करने वाले सूचक भी दो हैं, प्याज के टुकड़े या प्याज कह सकते हैं और लौंग का तेल। ये दोनों क्या करते हैं? क्षारक के साथ अपनी गंध को परिवर्तित कर लेते हैं, और इससे ये पता लगता है कि ये जो पदार्थ है अम्ल है या क्षारक है। अगर उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये पता लग जाता है कि भाई वो अम्ल है, और यदि उसकी गंध में परिवर्तन हो रहा है तब हम ये जान जाते हैं कि ये क्या है? एक प्रकार का क्षारक है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अम्लों के जो रासायनिक गुण हैं। अम्ल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार से अम्ल रिएक्शंस देते हैं विभिन्न पदार्थों के साथ, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अम्लों के रासायनिक गुण, सबसे पहले बात करते हैं कि अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, सबसे पहला धातुओं के साथ अभिक्रिया, मेटल्स के साथ जब अभिक्रिया होगी तो अम्ल किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे देख लेते हैं। जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण, या कि सॉल्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और क्या बनेगा? आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से अभिक्रिया होती है किसी भी धातु के साथ। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देख लेते हैं कोई अभिक्रियाओं के बारे में, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं इससे रिलेटेड। जैसे हमारा H2SO4 है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे हम जिंक के साथ इसकी अभिक्रिया दिखाते हैं, तो जिंक के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, यानी कि आपका क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा, प्लस H2 गैस निकल जाएगी। तो ये आपका क्या बन गया? एक प्रकार का सॉल्ट है, जिंक सल्फेट बन गया। इसी प्रकार से अगर हम H2SO4 की अभिक्रिया किससे कराएंगे? Fe से अभिक्रिया कराएं, आयरन से अभिक्रिया कराएं, तो क्या बन जाएगा? FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाता है, प्लस आपका क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये दोनों क्या है? आपके लवण है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आपके लिए आए कि धातुओं से के साथ जब अभिक्रिया होगी किसी भी अम्ल की, तो क्या बनेगा? आपका लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये अभिक्रिया जैसे और भी दिखा सकते हैं हम, जैसे आपका HCl है, HCl के साथ हम किसकी अभिक्रिया दिखाते हैं? मैग्नीशियम की अभिक्रिया दिखाएंगे
तो क्या बनेगा आपका MgCl2 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके अभिक्रिया हो जाती है। अब हम बात करते हैं धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी कि जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है, कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है किसकी, किसी अम्ल की। कार्बोनेट कौन से होंगे, जिसमें कार्बोनिक ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे आपका Na2CO3, इसकी अभिक्रिया ये है आपका धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट क्यों है, क्योंकि इसके साथ कौन, कार्बोनेट ग्रुप के साथ कौन जुड़ा है, धातु जुड़ी हुई है, तो ये धातु कार्बोनेट है। और इसकी जब हम किसी अम्ल से, जैसे हम HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा सॉल्ट बनेगा, तब आपका क्या बनेगा, आपका NaCl बनेगा। ठीक है, क्या बन गया, NaCl बनेगा, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड या H2 भी लिख सकते हैं, फिर आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का लवण है NaCl। तो जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उस स्थिति में क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सॉल्ट बनेगा। इसके अलावा जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है, बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया होगी तब क्या होगा, जब कोई अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा जब कोई अम्ल, सॉरी, अब देखिए हम बात करते हैं कि जब कोई अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। अब धातु बाइकार्बोनेट कौन सा हुआ, जैसे NaHCO3, ये धातु बाइकार्बोनेट हो गया, क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को क्या कहेंगे हम, धातु बाइकार्बोनेट। तो जब ये किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, या अम्ल जब किसी धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है, तब बनेगा आपका NaCl बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा, जल। ठीक है, जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो रही थी तब क्या बन रहा था, NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही थी। और जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी तो NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। तो यहां पर अंतर किसमें है, वहां बन रहा था H2 और यहां पर बनेगा हाइड्रोजन, ये यहां क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है। जब कोई अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जब कोई अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा, क्षारक के साथ अभिक्रिया। अब क्षारक के साथ अभिक्रिया और किसकी होनी है, अम्ल की होनी है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट। और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या कहते हैं इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया, या इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, या जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और उस अभिक्रिया में क्या होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपका लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और H2O बाहर निकलता है, जल बाहर निकलता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वह अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल के अणु का निर्माण होता है, वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे हमारा एक है अम्ल HCl है और क्षार है आपका NaOH है, और ये जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका NaCl बन जाएगा प्लस जल का अणु बन जाएगा। तो ये जो NaCl है ये क्या है, एक प्रकार का लवण है। क्या है, लवण है या सॉल्ट है। तो इस तरह से यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसी तरह से हम क्या ले लेते हैं, और ले लेते हैं HCl प्लस KOH। तो जब HCl और KOH अभिक्रिया करते हैं तब भी क्या बनेगा आपका KCl बनेगा प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये है आपका पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एक प्रकार का लवण है। तो ये आपके अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनते हैं, लवण और जल के अणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब देखिए अम्लों के रासायनिक गुण में जो अगली अभिक्रिया है वो है धातु ऑक्साइड के साथ जब कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होगी किसी अम्ल की तब क्या होगा। धातु ऑक्साइड कौन से होंगे, जब किसी धातु के साथ क्या जुड़ी हो, ऑक्साइड जुड़ी हो, जैसे MgO, ये क्या है, धातु ऑक्साइड है क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, धातु ऑक्साइड है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी धातु ऑक्साइड हो सकती है, जैसे हमारा Na2O, ये भी एक धातु ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये जब ऑक्साइड धातु ऑक्साइड किसे कहेंगे, जब कोई धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होती है उसको धातु ऑक्साइड कहते हैं। और जब अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है उस स्थिति में भी लवण बनता है और जल के अणु का निर्माण होता है। यानी कि अगर हम इसकी अभिक्रिया को देखें तो अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो आपका क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण, और क्या बनेगा दूसरा, H2O, जल के अणु का निष्कासन होगा। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं CuO, ये धातु ऑक्साइड है CuO, और हमने अम्ल ले लिया कौन सा, HCl ले लिया। ठीक है, HCl के साथ जब धातु ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड है, ये अम्ल है, इनकी जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा, ये लवण है, कॉपर क्लोराइड, और क्या बन जाएगा आपका H2O का निष्कासन होगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक गुण है। जब अम्ल का रासायनिक गुण में धातु ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होगी तो उस स्थिति में लवण बनेगा या और जल के अणु का निष्कासन होगा। ठीक है, जैसे आपका MgO है, MgO, इससे अभिक्रिया कराएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड से, सॉरी यहां हम अम्ल लिख लेते हैं HCl प्लस MgO, तो इसकी जब अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा आपका MgCl2 प्लस H2O बन जाएगा। ये भी क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड की जब अभिक्रिया होती है तब भी यही होता है। तो ये अम्लों के रासायनिक गुण को हमने पढ़ लिया। कई 3-4 प्रकार के रासायनिक गुण थे। सबसे पहला था जब कोई अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है तो उस स्थिति में लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा, जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है उस स्थिति में हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण बनता था। जब कोई अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ लवण बनता था। जब कोई अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो उस स्थिति में लवण बनता है और वाटर के अणु का निष्कासन होता है, पानी के अणु का निष्कासन होता है, जल के अणु का निष्कासन होता है। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, जब कोई अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो वही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और उस स्थिति में लवण बनता है और जल के अणु का निष्कासन होता है। इसके बाद धातु ऑक्साइड के साथ जब कोई अम्ल अपक्रिया करता है तो उस स्थिति में भी लवण बनता है और जल के अणु का निष्कासन होता है। तो ये अम्लों के हमने रासायनिक गुणों को समझा। अब हम बात करेंगे आगे कि क्षारकों के रासायनिक गुण कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में
कि जो क्षारक होते हैं वो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। क्षारकों के रासायनिक गुण, ठीक है, क्षारकों के रासायनिक गुण। सबसे पहले हम अभिक्रिया दिखाते हैं कि जब कोई क्षारक धातु से अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, तब क्या होगा, धातुओं के साथ जब अभिक्रिया होगी किसकी, किसी क्षारक की, क्षारक प्लस धातु, तब क्या होगा, तब भी आपका क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो जब कोई क्षारक किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस वापस रिलीज होती है, ठीक है। जैसे हम इसको उदाहरण के सहायता से समझ सकते हैं। NaOH एक क्षारक है और धातु हमने ले ली कौन सी, जिंक। क्या ले ली, जिंक। अब क्या होगा, जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ठीक है, Na2ZnO2, ये है सोडियम जिंकेट प्लस आपका H2, ठीक है, ये बन जाएगा। और ये क्या है, आपका लवण है। क्या है, लवण है। तो जब कोई क्षारक किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब कोई अम्ल करता है धातु के साथ अभिक्रिया तब भी लवण ही बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे हम बात करते हैं कि जब क्षारक किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो अभी हमने अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी, दूसरी अभिक्रिया है क्षारकों की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया, तब भी क्या बनेगा, लवण ही बनेगा। क्षारक, इससे पहले भी हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में क्षारक प्लस अम्ल, तब भी आपका क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण। और क्या बनेगा आपका, H2O का परमाणु अणु निकलेगा, हाइड्रोजन का अणु, सॉरी जल का अणु निष्कासन होगा, ठीक है। इसको हम उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। अभी हमने समझा भी था, वही उदाहरण यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। हमारा NaOH है, NaOH के साथ जब HCl अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है और जल के अणु का निष्कासन होता है। इसी तरह से आपका एक आपका KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो KCl बनता है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बनता है और जल के अणु का निष्कासन होता है। इससे पहले जब हमने अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ा था उस समय भी यही अभिक्रियाएं थी, क्योंकि चाहे अम्ल क्षार से अभिक्रिया करे या क्षार अम्ल से अभिक्रिया करे, दोनों स्थितियों में क्या कहलाएगा, वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगली अभिक्रिया है जब कोई क्षारक लवण के साथ अभिक्रिया करता है। जब कोई क्षारक लवण के साथ अभिक्रिया करता है, लवण, लवणों के साथ अभिक्रिया, सॉल्ट के साथ अभिक्रिया, लवणों के साथ अभिक्रिया, उस स्थिति में क्या होगा, क्षारकों की लवणों के साथ अभिक्रिया, तो क्या होगा, तब आपके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, अघुलनशील, अघुलनशील धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। समझ लेते हैं, जैसे हमारा है आपका NaOH, क्षारक ले लेते हैं कोई NaOH, एक हमने लवण ले लिया, कौन सा लवण लिया, ZnSO4। क्या ले लिया, ZnSO4, जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, क्षारक से, और ये क्या है आपका लवण है। तो उस स्थिति में क्या बनेगा, अघुलनशील धात्विक ऑक्साइड बनेंगे, धात्विक हाइड्रोक्साइड, सॉरी अघुलनशील धात्विक हाइड्रोक्साइड बनेंगे, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, पहले बन जाएगा आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस
सोडियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा, ZnOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, ZnOH का होल ट्वाइस ये बन जाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका क्षारक था, ये था लवण, और जब इन दोनों ने अपक्रिया की तो आपका क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बना और धात्विक ऑक्साइड बना, धात्विक हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, ठीक है ना, इस तरह से आपका बन जाता है। या एक हम और ले लेते हैं, एक दूसरा है आपका NaOH के साथ अपक्रिया, किसकी, ये एक और लवण ले लेते हैं FeCl3, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, जब अपक्रिया करता है तो क्या बनेगा, 3NaCl बनता है। ठीक है, 3NaCl बनता है, और क्या बनेगा आपका, इसके अलावा 3NaCl के साथ आपका बन जाएगा FeOH का होल, ये आपका बनेगा FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपकी लवणों के साथ अपक्रिया हो गई क्षारकों की। ठीक है ना, अब है क्षारकों की अधातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। ठीक है, अधातु ऑक्साइड, आगे हम बात करते हैं क्षारकों की अपक्रिया अधातु ऑक्साइडों के साथ, अधातु ऑक्साइडों के साथ ठीक है, किसकी अपक्रिया, क्षारकों की अपक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ। जैसे हम मान लेते हैं एक हमारे पास क्षारक है CaOH का होल ट्वाइस है, और हमने एक अधातु ऑक्साइड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस, प्लस क्या बनेगा, जल, प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी अधातु ऑक्साइड के साथ, क्योंकि इसके साथ ऑक्साइड तो है लेकिन कौन जुड़ा है, अधातु, कार्बन क्या है, अधातु है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, अधातु ऑक्साइड। और ये आपका एक प्रकार का क्षारक है कि क्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अपक्रिया करते हैं, उस स्थिति में क्या बनता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल के अणु का निष्कासन होता है। तो इस प्रकार से ये हमने क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर ली।